सीनियर सेकेंडरी स्कूल कारोला के सभी बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। आप में से 12th क्लास के कितने बच्चे हैं? अच्छा, इधर भी बैठे हैं, गुड। और 11th क्लास के कितने बच्चे हैं? यानी कि मैक्सिमम बच्चे हमारे पास 12th और 11th क्लास के बच्चे हैं। मैं ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पटौदी, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पटौदी की पूरी टीम की तरफ से आज हम मेडिकल फील्ड के अंदर स्वास्थ्य की कुछ जागरूकताओं को लेकर आपके बीच में आए हैं। क्योंकि 10वीं कक्षा के साथ साथ 11वीं कक्षा और 12वीं क्लास का जो बच्चा है वो इतना समझदार हो जाता है कि वो किसी भी दुख तकलीफ में, किसी भी इमरजेंसी के टाइम, आपातकालीन परिस्थिति के समय खुद की, अपने आसपास रहने वाले लोगों की या अपने माता पिता की या घर में कोई और बुजुर्ग है उसकी मदद कर सकता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं सबसे पहले स्कूल के नवनियुक्त प्रिंसिपल सर गोयल साहब का, हमारे संदीप जी सर का, सत्यवीर जी का, राकेश जी का, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इन्होंने एक ही रिक्वेस्ट पर आपके स्कूल के अंदर ये वर्कशॉप लगाने की मुझे परमिशन दी। और मेरे साथ ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो कि पटौदी है, उसके बिजनेस डेवलपमेंट हेड कमल शर्मा जी, उसके प्रमोशन हेड विक्रम कुशवाहा जी, उनकी सीनियर फैकल्टी दमनप्रीत कौर मैम, हमारी जो सीनियर फैकल्टी है वहाँ पे, और मेरे साथ आई हुई पूरी ग्लोबल हॉस्पिटल के सीनियर नर्सिंग स्टाफ प्रीति एंड उनके साथ हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स। मैं फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, सत्यवीर जी, संदीप जी, आप प्लीज़ एक बार प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए। आप सभी आगे आ जाइए सर प्लीज़। मैं अगेन थैंक यू करूंगा प्रिंसिपल सर का, डॉक्टर साहब रमेश जी का, सत्यवीर जी का, संदीप जी का, गोयल साहब का, कि उन्होंने पहली मीटिंग में ही हमें और आपको रूबरू होने का मौका दिया। तो बच्चों, आज जिस टॉपिक को लेके हम आपके बीच में आए हैं, ये सोशल अवेयरनेस के साथ साथ मेडिकल अवेयरनेस का भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जो आज की ये वर्कशॉप है, ये ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो कि पटौदी बस स्टैंड के सामने है, उसके द्वारा लगाई जा रही है। ये इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज कराता है, जैसे OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, GNM, ANM, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण के अंदर ये पूरा जो शिविर लग रहा है, ये वर्कशॉप जो है, इसके अंदर मेडिकल सपोर्ट के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हमारे साथ जो कोलैबोरेशन है वो है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का, जो कि सरकारी अस्पताल जो पटौदी में हेली मंडी रोड पे उसके सामने है, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसकी पूरी टीम, उनके चेयरमैन, उनके डायरेक्टर की सपोर्ट से और हेल्प से हम ये जगह जगह हर स्कूल्स के अंदर ये काम कर रहे हैं। मैं थैंकफुल हूँ अगेन PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कारोला की पूरी फैकल्टी का, और आप सब बच्चे जो आने वाले इस समय के नवीनतम भारत की वो तरुणाई हैं, जो हर फील्ड के अंदर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अकाउंटेंट बनेगा, कोई आर्टिस्ट बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं। हमारे पास एक समय है 12वीं कक्षा तक का, जिसमें हम हमेशा घर वालों की देख रेख में रहते हैं। सुबह से शाम तक घर वाले और अपने अध्यापकों, अपने टीचर्स, अपने स्कूल की फैकल्टी के बीच में रहते हैं। लेकिन जब हम इस दौर से बाहर निकलेंगे, अपने अपनी ग्रेजुएशंस करने के लिए, अपने अपने आगे के हायर एजुकेशंस के लिए जब फील्ड में जाएंगे, तो कई कई घंटों का हमें सफ़र भी करना पड़ेगा। कई कई घंटों हम अपने घर वालों से, परिवारजनों से बाहर भी रहेंगे। ट्रेन की, बस की, बाइक की सब यात्राएं भी करेंगे। तो आज हम जिस मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अवेयरनेस के लिए आपके बीच में आए, उसके कुछ जर्नल टॉपिक हैं जो हमारी ज़रूरतें भी हैं। जैसे हम सब गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, मेरे हिसाब से कारोला के आसपास के सभी गाँव के बच्चे यहाँ बैठे हैं। ये वर्कशॉप वैसे 11वीं 12वीं बच्चों के लिए है, यानी कि जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 11वीं और 12वीं के बच्चों को दिया जाएगा, और 10वीं के बच्चे इसमें बेहतर तरीके से सीखने का काम करें। क्योंकि जब हम अगले साल आपके पास आएंगे दोबारा, या जब भी हमें स्कूल फैकल्टी हमें दोबारा बुलाएगी इस फैसिलिटी के लिए, तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये बात भी क्लियर है कि हम 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं उनको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन ये काम सीखना सभी बच्चों को है। कि हम सब गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, सभी के घर में भैंस भी है, सभी के घर में ट्रैक्टर भी है, सभी के घर में चारा काटने की मशीनें भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी वारदातें होती है कि कई बार किसी का हाथ मशीन के अंदर आ गया, कई बार कहीं पे किसी को करंट लग गया, कई बार हम खेतों में रहते हैं, कोई जहरीला जानवर किसी को काट गया।
कई बार हमारे घर में बुजुर्ग है, उनको दमे की शिकायत आ गई, बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, शुगर बढ़ गई, शुगर घट गई, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर उनके आसपास रहने वाला, चाहे वो 10वीं कक्षा का बच्चा हो या 12वीं कक्षा का बच्चा हो, अगर उनके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति उनको 10 से 20 से 15 मिनट के अंदर ऐसी फैसिलिटी या ऐसी सुविधाएं या ऐसा फर्स्ट एड जो तुरंत, जैसे हाथ कटा तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, किसी जहरीले जानवर ने काटा तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिख रहे हैं कि लग रहा है इसको कोई दिल की दिक्कत आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी तकनीक है जो हम बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और उनको सीख के हम बहुत सारे लोगों की, भविष्य में पता नहीं कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। इस डम्मी के द्वारा, इस जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है बॉडी का, इसके द्वारा हमारी जो सीनियर फैकल्टी हैं, हमारी जो आज के यहाँ के पूरे सेशन के अंदर जो आपको सब सिखाएंगी ट्रेनिंग, बहुत अलग अलग बीमारियों को, बहुत अलग अलग दुर्घटनाएं, मैं कहूँगा ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास घटती रहती है, हम देखते रहते हैं, उन सभी के लिए हमें कैसे फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, अभी संदीप जी मुझे बता रहे थे कि फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर भी है प्राथमिक चिकित्सा, कि हमें किन चीज़ों को हम घर पे ही मेंटेन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं रेलवे स्टेशन पे किसी व्यक्ति को घबराते हुए देखा, उसका जी घबरा रहा है वो, तो आपने सबसे पहला स्टडी ही यही है कि सबसे पहले आपने उसको सीन साइट किया, कि देखा कि किसी व्यक्ति को बेहोशी की तरफ जा रहा है, जी घबरा रहा है। उसके बाद आप उसको बोलोगे, बात करोगे, आपको समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत है, फिर आप किसी को कॉल करोगे कि किसी व्यक्ति को बुलाओ अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि आप अकेले हो। तो ये सारी प्रक्रिया है कि आप बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो। और अगर इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमने आने वाले जीवन में किसी भी, कहीं पे भी इमरजेंसी में किसी एक व्यक्ति की भी जान बचाने का काम किया, तो मुझे लगता है ये सारी फैकल्टीज़ का और हमारी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल रहेगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अगेन थैंकफुल पूरी फैकल्टी का, आप सभी बच्चों का, और इनवाइट करूंगा हमारी जो आज के इस पूरे वर्कशॉप की जो टीचर हैं मैडम दमनप्रीत कौर, वो आएँ और इस सेशन को, इस डेमोन्स्ट्रेशन को यहाँ पे शुरू करें। एक बार तालियां बजा के हम इस बात की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। Myself, Damanpreet Kaur. I am a course coordinator in charge at Global A1 Institute of Paramedical Science. I am trained in the ICN at Medanta. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जो बेसिक टॉपिक्स है फर्स्ट एड एंड BLS के बारे में। BLS इज स्टैंड फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो आप अपने जैसे आसपास देखते रहते हैं कि डेली रूटीन्स में कोई भी इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है, कोई कट होगी, इंजरी होगी, कोई बर्न के केसेस हो गए, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड के बारे में। तो देन हम बात करेंगे उसके बाद BLS के बारे में कि आप BLS कैसे दे सकते हो। तो फर्स्ट है फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या होती है कि फर्स्ट एड क्या होता है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड में क्या होता है, हम इमरजेंसी मेडिकल केयर गिवन देते हैं, यानी कि इमरजेंसी में दी गई केयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट एड। तो इमरजेंसी, और ये जो केयर होती है वो होती है एक शॉर्ट टर्म केयर होती है। कि फर्स्ट एड में जो हम मेडिकल केयर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बाद हॉस्पिटल ही ना जाओ, आप फर्दर ट्रीटमेंट्स ही ना लो हॉस्पिटल से। ये सिर्फ इसलिए है कि आप सपोज कि आप और आपके फ्रेंड्स गेम खेल रहे हैं कोई भी, और आपका जो फ्रेंड है वो सडनली फॉलिंग डाउन हो गया, यानी कि वो नीचे गिर गया, ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, या कोई भी उसको कट लग गया, इंजरी होगी जिसकी वजह से उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। और आपके वहाँ से जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, सपोज आपके स्कूल में ही हुआ है, यहाँ से जो हॉस्पिटल है उसका जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 30 मिनट्स का डिस्टेंस है। कि आपको स्कूल से हॉस्पिटल जाने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स लगेंगे। तो उसमें अगर किसी को कट हुआ है, इंजरी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो जब तक आप हॉस्पिटल जाओगे तो उसका तो काफ़ी ब्लड लॉस हो जाएगा। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप शॉर्ट टर्म ऐसी क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो, शॉर्ट टर्म क्या ऐसी आप केयर दोगे कि जिसकी वजह से आप एक टेम्पररी उस जो ब्लीडिंग हो रही है उसको आप रोक सको। जब तक आप हॉस्पिटल जाओ तो वो जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर या ज़्यादा सीरियस ना हो सके। तो हम फर्स्ट एड केयर में बात करेंगे आपके पहले कट के बारे में। कोई भी स्मॉल वुंड हो गया, इंजरी होगी, वो माइनर भी हो सकती है और आपकी मेजर भी हो सकती है, यानी कि कोई छोटा मोटा कट भी हो सकता है और कोई बड़ी इंजरी भी हो सकती है। सेकंड वन, हम बात करेंगे आपके बर्न के बारे में कि आप घर पे काम कर रहे हो, कोई भी आप पे चाय होगी, गर्म चाय गिर गई या गर्म पानी गिर गया, किसी भी वजह से आपको क्या हो गया, बर्न हो गया।
नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फ्रैक्चर की, कि फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हैं, कोई सडनली फॉलिंग डाउन हो गया तो आपके हैंड में या एल्बो में कोई भी आपकी जो बोन है वो क्या होगी, आपकी टूट गई, यानी कि फ्रैक्चर हो गई है। तो हॉस्पिटल जाना तक आप उसको ऐसे शॉर्ट टर्म क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो कि उस इंडिविजुअल की जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीरियस ना हो। तो नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे आपके चोकिंग के बारे में, कि चोकिंग में क्या होता है कि आप सबने देखा होगा, आप सबके घर में छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चों की हैबिट होती है वो खेलते खेलते कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी, आपके कोइंस हो गए या टॉयज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है वो उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उनके आगे जाके वो क्या ऑब्स्ट्रक्शन कोस, यानी कि फिर उनको ब्रीथिंग, उनके गले में जाके वो चीज़ फंस जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चोकिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो एयर वे, आप जो सांस ले रहे हो, तो उसमें बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आप, कई बार इतना टाइम नहीं होता कि आप हॉस्पिटल तक जा सको, तो उस टाइम आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आप सब में कि उस टाइम आपको क्या करना है, आप शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट आप क्या करो, आप अपने घर पे ही शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दे सकते हो, देन उसके बाद आप हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे जो आपकी एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स है वो भी आप ले सकते हो। तो हाँ, और लास्ट वन हम बात करेंगे BLS के बारे में, दैट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट्स। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या होता है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में दी जाती है, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल कि आपने देखा सडनली किसी को हार्ट अटैक आ गया, देन फॉलिंग डाउन, वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो गया, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या आप कहीं भी गए, बस स्टैंड्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर कहीं भी आप गए, आपने देखा कि सडनली कोई फॉलिंग डाउन हो गया, देन आपने चेक किया कि उनकी जो हार्ट बीट है, हार्ट भी उनका काम नहीं कर रहा, सांस भी वो नहीं ले पा रहे हैं, तो तब आप क्या करोगे, आप उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सकते हो, और वो आपको आप दोगे जब आपको खुद आती होगी उसके बारे में। तो आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिकली ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ अनएजुकेशन, कि कई बार क्या होता है कि हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है उस चीज़ के बारे में। तो आज के पूरे सेशन में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट एड केयर आप कैसे दे सकते हो, फर्स्ट एड किट कैसे बनाएंगे, और असेंशियल है कि फर्स्ट एड जो किट है वो आप सबके पास होनी ही चाहिए। और फिर नेक्स्ट बताएंगे हम BLS के बारे में, बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे सबके बारे में। ठीक है, समझ आया सबको, लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कि अगर आपको, जैसे आप घर पे हो या बाहर भी कहीं हो, आपको कोई भी माइनर सा कट लग गया, तो उससे क्या हो रहा है, आपको ब्लीडिंग हुई जा रही है। ठीक है, तो आप उस टाइम पे इमरजेंसी क्या क्या शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हमको ज़रूरत होगी एक फर्स्ट एड किट की। जैसे आप और आपके फ्रेंड्स वगैरह खेल रहे हो, ठीक है, सडनली आपका जो फ्रेंड है वो आपका गिर गया। ठीक है, तो क्या हुआ, उनको चोट लग गई है, कट लग गया माइनर सा, तो वहाँ पे क्या उनको ब्लीडिंग होने लग गई है। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, स्पेशली जैसे गांव में हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो उस पर या तो मिट्टी लगा लेंगे या तो काऊ डंक लगा लेंगे। क्या चीज़ ये सही है? नहीं, इससे सेप्सिस होने का ज़्यादा खतरा रहता है, यानी कि इन्फेक्शन होने के कोज होते हैं। जो आपकी मिट्टी होगी उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे ना, कीटाणु होंगे बहुत सारे, तो क्या हमको वो लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए ना। तो ऐसी चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। बट जिनको नॉलेज ही नहीं है वो क्या करते हैं, वहाँ पे आपने कोई भी काऊ डंक लगा लिया या तो फिर आपने उसमें क्या किया, मिट्टी लगा ली। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपको कट वगैरह होगा तो देन ये है बीटाडीन। ये आपकी लिक्विड फॉर्म में भी आती है और ये आपकी ट्यूब की फॉर्म में भी आएगी। ठीक है, जब आपको चोट लगी तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपके पास रनिंग वाटर, जैसे आपने नल को ऑन किया तो उसमें जो पानी, आप उसमें इजीली उसको वॉश कर सकते हो कि आसपास जो आपके बैक्टीरियाज हैं या फिर जितनी भी डस्ट है वो आपकी क्या हो जाए, वॉश आउट हो जाए। ठीक है, तो पानी तो आपको कहीं भी मिल जाएगा ना, सब जगह इजीली अवेलेबल होता है, बट लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। आपने उसको वॉश आउट किया तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो गए, वहाँ से क्लीन हो गए। देन आपको ये बीटाडीन लेनी है। इसको क्या करना है, इससे आपको उस वुंड को और क्लीन करना है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एड किट में है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट एड किट में ऐसे कौन कौन से एसेंशियल्स, ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपको रखनी ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है आपकी बीटाडीन, ये आपकी लिक्विड फॉर्म में भी आएगी और ये आपकी ट्यूब के फॉर्म में भी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको पहले पानी से वॉश आउट कर लेना है। वॉश आउट करने के बाद आपको बीटाडीन को कॉटन में लेना है। देन कॉटन में आपको क्या करना है, ऐसे डिप करना है। देन ये है गोज पीस। ये पैकेजिंग में क्यों है, क्योंकि ये स्टेराइल है। स्टेराइल का मीन्स क्या है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस, कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शंस नहीं है। ये प्रॉपर बिल्कुल ही स्टेराइल है। ठीक है, तो अब देखो,
इसमें से हमने एक, इसको हम बोलते हैं गोस पीस, इसमें आपने लिया, देन आप इसको ओपन करके इसको ऐसे इसमें डिप कर सकते हो। डिप करने के बाद जहाँ भी आपके कट वगैरह लगा है आप उस पर क्या करोगे, इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करने देन आप ऐसे इसको बैंडेज कर सकते हो, पट्टी बांध सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका कट के लिए। इससे क्या होगा कि जब आप अपने स्कूल से हॉस्पिटल तक जा रहे हो तो जो आपकी जो ब्लीडिंग है आपने उसकी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट तो उसको दे दी है, तो जब तक आप हॉस्पिटल जाओगे तब तक आपका इतना ब्लड लॉस नहीं होगा। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट तो आपने दे दी, देन आप हॉस्पिटल में जाओगे तो जो फिर जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे आपको, ठीक है। जो भी आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो आपको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट आपका कट का, वुंड का, कि अगर आपको कोई भी माइनर इंजरी हो जाए खेलते खेलते जैसे आपको लग गई तो उस टाइम आपसे कैसे बच सकते हो, कैसे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट आप उसको दे सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्न के बारे में, कि आपने घर पे हो, आपका बर्न हो गया यानी कि आपका हाथ क्या हो गया, जल गया, तो उस टाइम पे आप शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो। ये होता है NS, दैट इज़ अ नॉर्मल सेलाइंस। जो बर्न, अगर आपके हैंड में बर्न हो जाता है तो आप उसको इससे क्लीन कर सकते हो। और ये आपको फर्स्ट एड किट आप सबके घर में होनी चाहिए, दैट इज़ एसेंशियल थिंग्स। तो अगर ये आपके पास होगी तो, और आपको कोई भी माइनर इंजरी होगी, बर्न हो गया, तो आप क्या करोगे, इससे उसको क्लीन कर लोगे। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली रनिंग वाटर से भी वॉश कर सकते हो। तो देन आपको क्या करना है, इससे आपके बर्न एरिया को NS यानी कि नॉर्मल सलाइन से आप उसको वॉश आउट कर सकते हो। वॉश करने के बाद ये एक ट्यूब है, दैट इज़ अ सिल्वर नाइट्रेट, ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। जब आपका कोई बर्न वगैरह हो जाता है, आपका हाथ जल जाए, तो आप इस ट्यूब को क्या करोगे, सिंपली पहले आपने रनिंग वाटर से वॉश कर लिया उस एरिया को, देन आपने उसमें ये ट्यूब क्या करनी है, अप्लाई करनी है। फिर अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, देन अगेन आप बैंडेज लगा सकते हो बर्न वाले एरिया में, ठीक है। फिर दैट इतना सा करने के बाद आप क्या करोगे, आप फिर हॉस्पिटल जाओगे फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए। ये तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे। फर्स्ट एड केयर सिर्फ इसलिए है कि आप इमरजेंसी में केयर दे सको। ये जैसे आपके घर में कोई ऐसा केस हो जाता है या आप कहीं भी जा रहे हो, आपने देख लिया आपके फ्रेंड्स स्कूल में, तो इसलिए आप सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दे सको, तो उस चीज़ के लिए है ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फ्रैक्चर के बारे में, कि आपने देखा कि कोई भी आपका फ्रेंड है, वो गिर गया, ठीक है, तो उनके फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर है बोन का टूटना। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, आप अगर मेरे इस जगह पे ये है एल्बो, अगर मेरे यहाँ फ्रैक्चर हो गया, मेरी यहाँ की बोन फ्रैक्चर होगी, अगर ये इधर मेरे फ्रैक्चर हो जाता है और अब मैं यहाँ से 30 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो करके मैं हॉस्पिटल में जाऊँगी, तो रास्ते में मेरी इसकी मूवमेंट होगी, मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर है, अगर मेरा हाथ ऐसे मूवमेंट करेगा तो मेरा फ्रैक्चर बढ़ेगा या कम होगा, मेरी बोन ज़्यादा ब्रेक हो जाएगी क्योंकि मैं मतलब इसको मूवेबल कर रही हूँ, मूवमेंट हो रही है मेरे हैंड में। तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में ऐसा क्या करना है कि आपका जो ये फ्रैक्चर वाला पार्ट है ये आपका मूवमेंट ना करे, यानी कि ज़्यादा हिले डुले ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपका एल्बो में फ्रैक्चर होता है तो नॉर्मली ये तो सबको पता होगा ना, क्या है, गत्ता। हाँ, तो ये आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, ये हो या फिर कोई भी लकड़ी का कार्डबोर्ड हो, ऐसे जो बिल्कुल एक स्ट्रेट और स्टेबल हो। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर मेरे एल्बो में कोई भी फ्रैक्चर है तो आपने ये एल्बो की इसको ऐसे नीचे प्लेस किया, देन आप बैंडेज से इसको टाई अप कर सकते हो। अब मेरी इसकी जो मूवमेंट है, क्या मैं इसको ऐसे बेंड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो जब तक मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो मेरा जो हाथ है ये कैसा रहेगा, मेरा इमूवेबल, यानी कि इसमें बहुत कम ही मूवमेंट होगी। तो इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल जाने तक ये मेरी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हो गई है, मैं इसमें मेरा जो फ्रैक्चर है वो ज़्यादा मेरा बढ़ेगा नहीं, वो यहीं तक कैसा हो गया, आपका स्टेबल हो गया। देन आप हॉस्पिटल गए, जितना भी आपका डिस्टेंस है 30 मिनट्स का, देन आगे जाके आपको जो डॉक्टर्स हैं वो आपको क्या करेंगे, एडवांस ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या होगी, आपकी ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हो गया। ये आप लकड़ी का भी ले सकते हो या कोई भी ऐसी स्ट्रेट चीज़ जिससे जो आपका हाथ है ये कम से कम आपका मूवमेंट करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर ये तो था अगर आपके एल्बो में कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है तो, ठीक है। अगर आपके आपका शोल्डर जॉइंट है तो ये शोल्डर की आपकी क्या मूवमेंट होती है, मेरा हाथ अप एंड डाउन हो रहा है या फिर रोटेशन मूवमेंट हो रही है, ये मेरे किस जॉइंट की वजह से हो रही है, मेरे शोल्डर जॉइंट की वजह से। तो अगर आपके शोल्डर जॉइंट में फ्रैक्चर हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपको ऐसा कुछ करना है कि जिससे आपका जो शोल्डर का जो जॉइंट है ये आपका ज़्यादा कम से कम मूवमेंट करे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक स्लिंग बना सकते हो।
अगर आपके पास ये बैंडेज अवेलेबल है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप कोई भी क्लॉथिंग ले सकते हो, दुपट्टा ले सकते हो इन द इमरजेंसीज, वो तो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। तो उससे आप क्या करोगे, ऐसे आपने लेना है एक, देन आपको इसमें टाई अप कर देना है। इसको आपने टाई अप किया, देन आपने इसको गले में डालो और अपने हाथ को आप ऐसे रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये आपको एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, अब क्या मेरी इसकी मूवमेंट होगी, अब मैं नॉर्मल अगर मैं वॉक भी कर रही हूँ तो मेरा ये जो जॉइंट है इतना मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल हो गया, तो दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, कि जब तक आप हॉस्पिटल डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, तो तब तक के लिए क्या हो गया, आपका जो ये शोल्डर की मूवमेंट है वो क्या होगी, आपकी स्टेबल होगी। क्लियर। अगर आपके पास ऐसे बैंडेज अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चुन्नी से भी कर सकते हो, ऐसे आप किसी भी कपड़े से कर सकते हो, ये तो नॉर्मल थिंग्स है जो आपको अवेलेबल हो जाएगी इजीली कहीं भी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चॉकिंग के बारे में। चॉकिंग में क्या था कि कोई भी बच्चा है आपके घर में छोटे, या इनफैक्ट बड़ों में भी क्या होता है, कई बार कोई चीज़ होती है जो आपके गले में फंस जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कुछ भी चीज़, उनकी हैबिट होती है अपने मुंह में लेने की, चाहे वो स्मॉल टॉयज़ हो, कॉइन्स हो, एनीथिंग नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। उन्होंने यानी कि जो अनऑडिबल चीज़ है, यानी कि जो आप खा नहीं सकते हो, ठीक है, वो चीज़ बच्चों ने क्या करी, अपने इंजेस्ट करी, देन आगे जाके उन्होंने क्या किया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो उनको चॉकिंग होगी, तो फिर उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट पहले तो हम ये बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ इंजेस्ट कर ली, खा ली, तो उनके पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते हैं उनका माउथ ओपन करके उन्होंने क्या चीज़ इंजेस्ट किया, वो बस बिना देखे अपने बातों में लग रहे हैं। देन उन्होंने बच्चे का माउथ ओपन किया और ब्लाइंडली फिंगर इंसर्ट करी उनके माउथ में और निकालने की कोशिश करी। आप सबने देखा होगा, ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चों ने मुंह में कुछ खाया तो देन उनके हाथ निकाल के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ अ ब्लाइंड, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड फिंगर का इंसर्ट करना, कि यानी कि आपने देखा नहीं है, ब्लाइंडली आंखें बंद करके आप निकाल रहे हो। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ बच्चे के यहीं तक गया, कि अगर आप उसका माउथ ओपन करके देखोगे तो वो आपको विजिबल है, वो आपको दिख रहा है, बट आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अंदर बिना देखे फिंगर घुसाई, तो वो चांसेस है कि वो और अंदर चला जाएगा, क्योंकि आप देख के तो फिंगर इंसर्ट कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कभी भी ब्लाइंडली फिंगर इंसर्ट आपको बच्चे के माउथ में नहीं करनी एट द टाइम ऑफ चॉकिंग। जब बच्चे ने कुछ भी इंजेस्ट कर लिया है तो आपको क्या करना है, ब्लाइंडली फिंगर इंसर्ट नहीं करनी। इस चीज़ से आप बिल्कुल, आपको टोटली अवॉइड करना है इस सब चीज़ को। आपको क्या करना है, आप पहले बच्चे का माउथ ओपन कराओगे, अगर आपको वो ऑब्जेक्ट बच्चे के माउथ में दिख रहा है, विजिबल है, तो देन आप उसको निकाल सकते हो अपने हाथ से, बट आपको ब्लाइंडली इंसर्ट नहीं करना। उससे चांसेस होंगे कि जो ऑब्जेक्ट आपका अभी ऊपर ही है, आप उसको जानबूझ के धक्का दे रहे हो अंदर की साइड, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सेकंड वन, कि अगर आपने पहले माउथ ओपन करके देखा, अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो आप उसको देख के निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट नहीं सीन हो रहा तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको ये जो शोल्डर, ये हमारे शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, यहाँ पे आप 5 स्लैप्स दो। अब सपोज इन्होंने कोई चीज़ इंजेस्ट कर ली, इनको चॉकिंग हो गई है, तो चॉकिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, उनके गले में कुछ फंसेगा तो उनका ऐसा साइन होगा, गला, जैसे कि इनको क्या गले, इनके गले में कुछ फंस गया, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करोगे, जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं ना, ये जो आपके बोन, इस पे आप 5 बैक स्लैप्स दोगे, 1 2 3 4 5। इससे क्या होगा कि पीछे की तरफ दबाव पड़ रहा है तो वो जो है मे बी कि वो बाहर आ सकता है, चांसेस हैं। और आप जो स्लैप करोगे वो आपको कभी भी यहाँ से प्रेशर नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ऐसे नहीं मारना, आपको जो करना है, ये जो है ना आपकी पाम, ये लोअर पार्ट, आपको इससे प्रेशर देना है, क्योंकि ये आपका हार्ड पार्ट है। टच करके देखो, एज कंपैरिजन तो जो आपके फिंगर्स हैं, ये है, इसके कंपैरिजन में आपको जो लोअर पार्ट है आपकी पाम का, ये ज़्यादा हार्ड है। इससे जब आप ऐसे बैक स्लैप्स दोगे 5 टाइम, तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो आपका जो वो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट को इंजेस्ट किया, वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। अगर इन केस तब भी वो आपका बाहर निकल के नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम उसको देते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। अब सपोज इनको चॉकिंग हो गई है, इन्होंने फॉरेन पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया, तो और आपने 5 स्लैप्स भी दे दी हैं, तब भी वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है। तो एक तो आप पेशेंट को बोलोगे कि आप कफिंग करो, हम बोलते हैं ना, खांसो ताकि जो चीज़ है वो बाहर आ जाए। अगर वो बाहर आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वो तब भी बाहर नहीं आती, तो आप उसको एंड में दोगे एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो वो हम कैसे देते हैं वो आपको ही बताएंगे। आपकी जो ये रिब्स होती हैं, रिब्स के नीचे की साइड फील करो सारे, आपको एक थोड़ा डिप्रेशन था जहाँ पे आपकी बोन्स रिब्स खत्म हो रही हैं आपकी, उसके नीचे एक पार्ट है, वहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे
आपको एक हाथ की मुट्ठी बनानी है, फिस्ट बनाना है, देन दूसरे से आपको ऐसे पकड़ना है और बैक की साइड क्या करना है, आपको प्रेशर शो अप करना है कि कोई और करेगा। जैसे इनको चोकिंग है और ये आपका कोई फ्रेंड है, इन्होंने क्या किया, एक मिनट यहाँ बताना, ये देखो ये फिस्ट दिख रहा है आपको बना हुआ, इन्होंने यहाँ पे इसको प्लेस किया, देन इससे ये प्रेशर देंगे। तो ये जो प्रेशर है वो आपका ऐसे नहीं होना, ये ऐसे थोड़ा अबव साइड में जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट दे रहे हो, स्ट्रेट नहीं, ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हो, ऊपर की साइड आपको प्रेशर देना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो आपका बाहर की साइड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका चोकिंग में आपकी 2 कंडीशंस होती हैं। एक होती है आपकी कि आप पहले रिस्पॉन्स देखते हो पेशेंट का, कि जो पेशेंट है वो आपका कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, आप सब क्या हो, आप सब अभी कॉन्शियस हो, यानी कि जो होश में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस। और अनकॉन्शियस कौन सा होता है, जो बेहोश होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए अवेयर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस। तो आपने देखा कोई चोकिंग का, वो एडल्ट्स में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, आपने कोई फॉरेन पार्टिकल को इंजेस्ट किया, देन वो जो इंडिविजुअल है वो तभी फॉलिंग डाउन हो गया, यानी कि वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको 2 कंडीशंस देखनी है। अगर वो कॉन्शियस है तो आप क्या करोगे, अगर वो होश में है, जैसे मैंने अभी आपको जो बताया चोकिंग का, उसमें क्या था, पेशेंट होश में था, मतलब उसको पूरा होश है, आइज उसकी ओपन है, प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रहा है, तब तो आप क्या करोगे, उसको कफिंग के लिए इंक्रीज करोगे, 5 बैक स्लैप्स दोगे आप उसको, एब्डोमिनल थ्रस्ट आप उसको दे सकते हो। नेक्स्ट सेकंड केस में आप देखोगे, अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, कि पेशेंट को चोकिंग हुई, देन वो फॉलिंग डाउन और क्या हो गया, वो बेहोश हो गया, और वो बेहोश हो गया, तो आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको उसके पास जाना है, देन आपको चेक करना है। पहले आप उसका रिस्पॉन्स देखोगे। आप उसका रिस्पॉन्स कैसे देख सकते हो, अगर कोई आपका फ्रेंड्स है तो आप जानते होगे उसको, तो आप उसके शोल्डर्स पे टैप कर सकते हो, आर यू ओके। सपोज कि मेरा जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है, हर्ष, तो मैं बोलूँगी आर यू ओके हर्ष, आर यू ओके हर्ष। तो आपको टैप करके उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। अगर वो रिस्पॉन्स देते हैं, अपनी आइज़ ओपन करते हैं, तो इसका मतलब कि वो ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपने उनको, और अगर कोई आपका अननोन है, आप कहीं जा रहे हो, कोई रेलवे स्टेशन, मार्केट, कहीं भी आप गए, आपने देखा कि किसी को खाते खाते क्या हुआ, चोकिंग हुई, देन वो बेहोश हो गया, तो आपने क्या किया, आप उनका रिस्पॉन्स चेक करोगे। पहले आप उनके शोल्डर्स पे टैप करोगे, आर यू ओके सर, आर यू ओके सर, आर यू ओके सर, 3 टाइम्स आपको उनसे पूछना है। अगर उनका रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, अगर उन्होंने तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो देन आप उनकी ब्रीथिंग चेक करोगे, यानी कि आप उनकी सांसें चेक करोगे कि वो सांस ले पा रहे हैं या फिर सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, फर्स्ट आप अपनी 2 फिंगर्स को नोज़ के पास लेके जा सकते हो, तो देन आप सेंस कर सकते हो कि जो ब्रीथिंग है वो आपकी हो रही है या फिर नहीं हो रही। और सेकंड ऑप्शन क्या है, आप चेस्ट की मूवमेंट देख सकते हो कि चेस्ट, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट हमारी कैसी होती है, अप एंड डाउन होती रहती है। तो आप उससे भी चेक कर सकते हो कि जो पेशेंट है वो आपका ब्रीथ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। आपने देखा जो पेशेंट है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ब्रीथिंग उसकी अपसेंट है, तो देन आप उसकी चेक करते हो हार्ट बीट। हम हार्ट बीट कैसे चेक करते हैं, पल्स से चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ना हम पल्स, इसे हार्ट बीट का पता चलता है। ये हम 9 साइड से देख सकते हैं, बट जब हम इमरजेंसी में देखते हैं तो हम कौन सी पल्स चेक करते हैं, आपकी कैरोटिड पल्स, वो आपकी यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होगी आपकी कैरोटिड पल्स। तो हम उस पेशेंट की सेकंड वन क्या चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे कि उसका जो हार्ट है वो ढंग से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसका हार्ट काम कर रहा है या फिर काम करना बंद हो गया। आपने चेक किया, कैरोटिड पल्स आपको फील नहीं हो रही, दैट मीन्स कि जो हार्ट है वो आपका ब्लॉक हो चुका है, जो वो पेशेंट है वो क्या हो चुका है, आपका कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। कार्डियक वर्ड यूज़ करते हैं हम हार्ट के लिए, और अरेस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे पुलिस चोर को पकड़ लेती है, कार्डियक अरेस्ट, दैट मीन्स कि कार्डियक आपका क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। वैसे आपका हार्ट कैसे काम करता है, ऐसे ब्लड को पंप करता है, धड़कता रहता है ना, आपका जो हार्ट होता है धड़कता रहता है, बट वो अरेस्ट हो गया, इट मीन्स कि वो उसकी जो एक्टिविटी है वो यहीं पे स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। दैट मीन्स कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट आपका काम करना बंद कर दिया। तो फिर देन आप क्या परफॉर्म करते हो, CPR हम उसको देते हैं। CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये CPR की फुल फॉर्म है। CPR हम किस में देते हैं, BLS में। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फर्स्ट एड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट एड केयर की, फर्स्ट एड में हम क्या क्या देते हैं आपको, चोकिंग में दे सकते हैं, बर्न के केस में, फ्रैक्चर में, स्मॉल माइनर या मेजर इंजरी होगी, कट हो गया, कोई ब्लीडिंग होगी,
देन सेकंड में हम बात कर रहे थे BLS के बारे में, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो जो BLS हम कब देते हैं, जब आपने देखा कि आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी पल्स भी अपसेंट है, उसकी ब्रीथिंग भी अपसेंट है, तो देन आप क्या करोगे, उसको BLS दोगे, यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। कि उस टाइम क्या टोटली वो जो पेशेंट है वो डेड है, क्योंकि उसकी पल्स भी नहीं है, हार्ट भी काम नहीं करा, दैट मीन्स कि वो पेशेंट क्या, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कि उसके मरने वाली हालत हुई पड़ी है। तो देन आप उस टाइम पे उसको कैसे बचा सकते हो। अब ये क्यों ज़रूरी है, इससे क्या है कि आपके इतने सारे बच्चे हैं, अगर आप सब ने भी अगर किसी एक की भी जान बचा ली तो ये बहुत अच्छी बात है ना आप सबके लिए, कि ये ट्रेनिंग भी आपके काम आ जाएगी। ये ट्रेनिंग आपके लिए किस लिए है, ताकि आप सब ये चीज़ सीखो और आप कभी ऐसा इंसिडेंट अपने सामने देखते हो तो आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सको, किसी की जान को बचा सको। तो हमको BLS के बारे में बताएंगे कि कैसे आप CPR दे सकते हो। CPR में हम क्या करते हैं, आपने देखा कोई सडनली बेहोश हो गया, आपने उसका रेस्पॉन्स चेक किया, पल्स भी उसकी अपसेंट है, हार्ट भी उसका काम नहीं कर रहा है, तो देन आप क्या करोगे, चेस्ट कंप्रेशर देना स्टार्ट कर दोगे। चेस्ट कंप्रेशर में कहते हैं हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। अब चेस्ट को भी कौन से पॉइंट पे हम कंप्रेस करेंगे, हार्ट आपका कौन सी साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड, सबको पता है लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है आपका हार्ट। लेफ्ट साइड में भी कहाँ पे, 5th इंटरकोस्टल मसल्स के पास। अब 5th इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, अब आपकी जो ये रिब्स होती है ना, ये रिब्स फर्स्ट और सेकंड रिब्स के बीच में आपको एक स्पेस देखने को मिलेगा, आप सब फील कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स के बीच आपको जो स्पेस देखने को मिलेगा, दैट इज योर फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, और सेकंड और थर्ड रिब्स के बीच में जो स्पेस होगा, दैट इज योर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ऐसे ही आपकी जो 5th और 6th रिब के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस। तो वहाँ पे उसके जस्ट पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट। तो उसमें हम क्या करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। अब हम इसकी रेशियो देखें कि हमको कितनी बार करना है, 30 टाइम्स, 30:2, यानी कि 30:2 में हम CPR को अप्लाई करते हैं। 30 टाइम्स तो आपको क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है, और 2 टाइम्स आपको क्या करनी है, उसको ब्रीथिंग देनी है। ब्रीथिंग आप कैसे दे सकते हो, उसको माउथ टू माउथ आप उसको ब्रीथिंग दे सकते हो। देन फिर आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं, देन फिर आपको क्या देनी है, 2 ब्रीथिंग देनी है। और ऐसा आपको कब तक कंटिन्यू करना है, जैसे कि सपोज ये दो जा रहे थे रास्ते में, एक ने देखा कि वो जो इंडिविजुअल है वो सडनली फॉलिंग डाउन हो गया, इन्होंने उसको चेस्ट कंप्रेशर देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि CPR देना स्टार्ट कर दिया। तो इनकी जो फ्रेंड है वो क्या करेगी, वो एम्बुलेंस इमरजेंसी में कॉल करेगी कि पेशेंट हो गया। जब तक वो एम्बुलेंस नहीं आती तब तक उस पेशेंट को बचाने का काम, मैनेज का काम कौन करेगा, तब तक ये काम करेगी उनको बचाने का काम। और ये कब पॉसिबल है, जब आपने ट्रेनिंग ले रखी होगी BLS की, जो भी आपकी चल रही है, तो इसके बारे में आप सबको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आपको परफॉर्म करके बताएंगे कि CPR आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस डमी पे अप्लाई करके बताएंगे। आपका जो ये पेशेंट है ये मतलब बिल्कुल फ्लैट सरफेस में होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा या फिर मतलब इसकी जो पोजीशन है, गेस्चर पोस्चर है, वो बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, सही नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, पहले आप उसकी सेफ्टी देखोगे। सपोज अगर आपने इसको किसी गद्दे में लिटा के आप इसको कंप्रेशर दे रहे हो, तो हम जो चेस्ट को कंप्रेस करते हैं ना, दबाते हैं, वो हम कितना दबाएंगे, हम 1.5 इंच, हमको इतना प्रेशर लगाना है कि 1.5 इंच के समथिंग जो आपकी चेस्ट है वो आपकी कंप्रेस हो जाए, क्योंकि 1.5 इंच के अंदर जो आपका हार्ट होता है वो रिब्स के अंदर आपका प्रेजेंट होता है। अगर आपने 1.5 इंच आप उसको कंप्रेस करोगे तब जाके आपके हार्ट में क्या पड़ेगा, कंप्रेशर पड़ेगा। अगर आपने 1.5 इंच से कम आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो आपका उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो आपके हार्ट तक तो जा ही नहीं पा रहा है, तो आपको फिर प्रेशर देने का फायदा ही नहीं है कोई। तो एटलीस्ट कि 1.5 इंच तो आपका अंदर सप्रेस होना ही चाहिए। तो अगर आपने किसी ऐसे इंडिविजुअल को किसी अपने गद्दे पे लिटा दिया, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो गद्दा कैसा फ्लफी सा होता है, तो गद्दा आपका खुद ही नीचे हो जाएगा। तो क्या आपका वो जो 1.5 इंच का प्रेशर है वो प्रॉपर जा पाएगा, नहीं जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसको बिल्कुल फ्लैट जो फर्श होते हैं, कुछ भी नहीं तो फ्लैट सरफेस पे आप उसको लिटा सकते हो, कि जैसे आप ज़मीन पे लिटा दो, ज़मीन बिल्कुल फ्लैट होती है, जैसे ये है। आपने इसको क्या किया, पहले आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपने इनको लिटा दिया, और इनकी जो क्लॉथिंग है आप उसको लूज़ कर सकते हो, यानी कि जैसे इन्होंने बहुत टाइट क्लॉथिंग पहन रखी है, इनके ऊपर तक जैसे बटन्स अगर इनके बंद हैं तो आप उसको, यानी कि इनके क्लॉथिंग को थोड़ा आप लूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने लूज़ किया, देन देखा बिल्कुल आपने इनको सही पोजीशन में लिटा दिया, देन आप क्या करोगे, इनका रेस्पॉन्स चेक करोगे। चेस्ट पे 3 टाइम्स आपको ऐसे स्लैप करना है, और आपको फिर देखना है कि आर यू ओके सर, आर यू ओके सर, आर यू ओके, 3 बार आपको पूछना है। इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, देन क्या करोगे, हम इनकी ब्रीथिंग चेक करेंगे कि ये सांस ले रहा है या फिर सांस नहीं ले रहा है। अभी इन्होंने ऐसे फिंगर्स को नोज के पास लेके गए सेंस करने के लिए कि अगर वो ब्रीथिंग ले रहा होगा तो आपकी फिंगर्स पे आपको फील होगा सेंसेशन एयर का, तो इनको नहीं फील हो रहा है, इट मीन्स कि ब्रीथिंग आपकी क्या है,
अपसेंट है। और आप इसको चेस्ट मूवमेंट से भी देख सकते हो कि इसकी जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर इसकी चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं है, इट मीन्स कि इनकी ब्रीथिंग टोटली कैसी है, अपसेंट है। देन हम चेक करेंगे इनका पल्स रेट, कि ब्रीथिंग से हमने देखा कि ब्रीथिंग इनकी अपसेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका जो हार्ट है वो ढंग से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। हम इनकी हार्ट बीट चेक करेंगे। हार्ट बीट हम चेक करेंगे कैरोटिड पल्स से। इन्होंने कैरोटिड पल्स यहाँ पे चेक करी, इनको फील नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि इनका जो हार्ट है वो ब्लॉक हो चुका है। अब हमको कंफर्म है कि ये जो है ये आपका पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। इसका जो कार्डियक यानी हार्ट है वो अरेस्ट हो गया है, काम करना उसने बंद कर दिया है। अब ये ऑलमोस्ट डेड है। अब हमको क्या करना है, इसको बचाना है विद इन अ सेकेंड्स। आपको जैसे ही पता चलता है कि पेशेंट आपका कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, आपको बिना सोचे समझे इनको चेस्ट कंप्रेशर देने स्टार्ट कर देने हैं। अब इनके साथ वो है वो इतने इमरजेंसी में कॉल करेंगे, एम्बुलेंस वगैरह बुलाएंगे। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक इनको बचाने का काम किनका है, इनका। और ये कब पॉसिबल है, जब आपको बीएलएस के बारे में पता होगा कि सीपीआर हम कैसे देते हैं, बीएलएस क्या होता है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होगी, तभी तो आप परफॉर्म कर सकते हो किसी पे। तो अब ये आपको बताएंगे सीपीआर करके 30 टाइम्स ये देंगे चेस्ट कंप्रेशर और 2 टाइम्स ये क्या देंगे, ब्रीथ, वो भी माउथ टू माउथ। फिर अगेन 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशर दिए जाएंगे, देन 2 टाइम्स ब्रीथ देंगे। और ये हमको कब तक करना है, जब तक इमरजेंसी की जो टीम है, हॉस्पिटल से कोई टीम या एम्बुलेंस आपके पास नहीं आ जाती, तब तक इसको क्या रखना है, आपको कंटिन्यू रखना है। अब इन्होंने 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन दिए, 2 टाइम्स उन्होंने ब्रीथिंग दी। ये तो 2 रेस्क्यूज हैं, यानी कि ये बचाने वाले भी कितने हैं, 2 हैं, तो हम इनको बोलेंगे 2 रेस्क्यूज। तो ये तो इनको चेस्ट कंप्रेशर देंगे 30 टाइम्स, 2 टाइम्स वो इनको ब्रीथ देंगे, देन अगेन ये 30 टाइम्स देंगे चेस्ट कंप्रेशन, देन 2 टाइम्स वो क्या देंगे, इनको ब्रीथ देंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये दोनों अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेंगे। वो क्यों, क्योंकि अगर यही सीपीआर देते रहेंगे तो इनको खुद ही सीपीआर की जरूरत पड़ जाएगी, मतलब थक जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे इनकी पोजीशंस को। ये वहाँ पे चले जाएंगे ब्रीथिंग देने और वो क्या करेंगे, इनको चेस्ट कंप्रेशर देंगे। जब तक वो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, इनको थोड़ा रिलैक्स हो गया, थोड़ा रिलैक्स कर लिया इन्होंने, देन अगेन फिर ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। और ये साइकिल कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी जो मेडिकल टीम है, आपकी एम्बुलेंस नहीं आ जाती, या फिर कोई भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे सीपीआर देके कि सीपीआर आपको कैसे देना है। फर्स्टली की पोजीशन, आपको अपने हैंड्स को कहाँ प्लेस करना है। सबका एक डोमिनेंट हैंड होता है, कि कुछ लोग होते हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ होते हैं जो लेफ्ट साइड जिनका डोमिनेंट होता है, कुछ लेफ्टी होते हैं ना, कुछ राइट से लिखते हैं, कुछ लेफ्ट से लिखते हैं। तो जिससे आप लिखते हो, मतलब एक सबका डोमिनेंट हैंड होता है। तो मोस्टली अगर हम देखें तो सबका डोमिनेंट हैंड कौन सा होता है, राइट हैंड। तो ये आपको अपर साइड पे रखना है, कि आपको लेफ्ट साइड में क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको ऐसे प्लेस करना है और राइट साइड को आपको इसके ऊपर ऐसे करके इसको इंटरलॉक कर लेना है। ठीक है, इसको फिंगर्स को फ्लैट एंड देन आपको इसको इंटरलॉक कर लेना है। और आपकी जो ये एल्बोज हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट, ये बैंड ना हो। बिकॉज अगर ये बैंड है, आपने प्रेशर दिया तो वो तो 1.5 इंच तो आपकी यही बैंडिंग होगी, तो प्रेशर जाएगा ही नहीं ना हार्ट तक। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट डोमिनेंट हैंड को इसके ऊपर इंटरलॉक की, फिंगर्स देन बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर आपको प्रेशर देना है, क्योंकि आपका ये बैंड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे देखो इनका है, हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं इनके, लेफ्ट साइड में बिलोज द निप्पल आप 5th इंटरकोस्टल मसल्स आपकी प्रेजेंट होती है, वहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड रखा, ऊपर इनका राइट डोमिनेंट हैंड है, फिंगर्स इनकी कैसी है, इंटरलॉकिंग है, आप देख सकते हो। अभी क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे 30, ये चेस्ट कंप्रेशर देंगे, देन 2 टाइम्स वो क्या देंगे, ब्रीथिंग देंगे। स्टार्ट, बोल बोल के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब जब ब्रीथिंग देनी है तो हम क्या करेंगे, इसका जो हेड है इसको वैसे अप साइड में करेंगे, जो हेड है इसको ऐसे करेंगे। क्यों, ताकि जो आपका एयर है वो क्लियर हो सके, स्ट्रेट हो सके और इजीली ब्रीथिंग जा सके। हेड आपने इनका क्या किया, ऐसे डाउन किया, चिन को लिफ्ट किया और नोज़ को आप पिंच करोगे। आप नोज़ को पिंच क्यों करोगे, बिकॉज जब आप माउथ से ब्रीथिंग दोगे तो आपकी नोज़ से तो निकल जाएगी ना एयर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोज़ को पिंच करना है, देन माउथ को ओपन करना, फिर आप क्या करोगे, उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दोगे। अब इन्होंने 30 टाइम्स क्या किया, चेस्ट कंप्रेशर दे दिए इनको। अब ये 2 टाइम्स इनको ब्रीथिंग देंगे। टू टाइम्स ब्रीथ होगी, देन अगेन चेस्ट का। अब क्या करेंगे, जैसे पोजीशन चेंज कर ली, आप आ जाओ, क्योंकि इन्होंने अभी दिया है, इनको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। अब ये 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशर देंगे। अभी 2 टाइम्स ब्रीथिंग देंगे।
अभी ये साइकिल आपका रिपीट होता रहेगा और ये कब तक ऐसा होगा, जब तक आपकी एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, फिर डॉक्टर की एडवांस टीम आपके पास नहीं आ जाती है। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? कोई कुछ ना, आ गया समझ सब? अब हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट एड किट के बारे में। फर्स्ट एड किट बना के रख सकते हो, ठीक है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए, तो उसके बाद हम आपको एक एक करके 1 बाय 1 सब दिखाएंगे। फर्स्ट है ये आपका बीटाडीन, जो हमने बताया था आपको, अगर कोई भी वुंड होता है, कट है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उस पर ये बीटाडीन को लगा सकते हो, आप इससे क्लीनिंग कर सकते हो। ये आपकी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। ये आपकी लिक्विड फॉर्म में भी आती है और ये आपको ट्यूब की फॉर्म में भी मिल जाएगी। ठीक है, एक ये फर्स्ट एड किट में। नेक्स्ट है आपकी सिल्वर नाइट्रेट ट्यूब। ये किस लिए होती है? आपकी बर्न के लिए, कि जब आपको जल जाता है तो आप उस पर कौन सी ट्यूब को अप्लाई करोगे? सिल्वर नाइट्रेट, ये ट्यूब अप्लाई की जाती है, तो ये भी आपके फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट है NS, दैट इज़ अ नॉर्मल सलाइन, कि जब बर्न हो जाता है तो आप इससे उसको क्लीन कर सकते हो, या तो आप उसको ऐसे मतलब उस पर डाल के भी उसको क्लीन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कॉटन में लोगे, डिप करा, देन आप तब भी उसको क्लीन कर सकते हो। ये NS। नेक्स्ट ये है आपके गोज पीसेस। ये ओपन था ना एक, ये देखो, ये ओपन करके ऐसा होता है। हम इसको पैकेजिंग में क्यों रखते हैं? ताकि ये फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रहे, इसमें कोई भी इन्फेक्ट ना हो पाए। और ये है आपका ओपन वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गोज पीस। इसमें आपने कोई भी ट्यूब लगाई, बीटाडीन लगाया, और अगर बर्न का पेशेंट है तो आप इस पर क्या लगाओगे? सिल्वर नाइट्रेट को लगाओगे। देन आपने क्या किया? उस पर अप्लाई किया और ऊपर से आपने क्या कर दिया? पट्टी बांध दिया, फिर बैंडेज कर दी। दैट इज़ अ गोज पीस बोलते हैं हम इसको। स्टिकिंग बैंडेज, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिकिंग बैंडेज। ये वो चिपकाने के लिए होती है, स्मॉल आपका कट वगैरह हो जाए तो आप उस पर क्या कर सकते हो? इसको अप्लाई कर सकते हो। दैट इज अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। ये आपकी बैंडेज है, ये आपकी अलग अलग साइजेस की है। दैट इज द 2 इंचेस, 4 इंचेस एंड आपकी 6 इंचेस। ये डिफरेंट साइज की क्यों है? इट इज डिपेंड अपॉन योर वुंड, कि आपका जो कट है माइनर कट है या मेजर कट है। अगर स्मॉल सा कट है तो इतनी बड़ी बैंडेज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आपकी फिंगर में है, अगर आपके यहाँ पे कोई भी कट वगैरह लग जाता है तो देन आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इंजरी है वो माइनर है या फिर आपकी मेजर है। साइज ऑफ वुंड। सीजर्स, ये तो पता है वो पट्टी काटने के लिए होती है, बैंडेज काटने के लिए। जब आप अप्लाई करोगे इसको कट कर सकते हो। आप एक एक करके फर्स्ट एड किट देख सकते हो कि क्या क्या सामान है। आप अपने घर पे भी बना सकते हो फर्स्ट एड किट को, अगर आप देखना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच। सो आप बच्चों के लिए जिन्होंने ये हमारा जो बेसिक लाइफ सपोर्ट का ज्वाइन किया है आज क्लासेस, ठीक है, इनके लिए आप जब भी एग्ज़ाम के बाद, 12th के बाद, 11th के बाद और करियर काउंसलिंग की आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप हमारी टीम को ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट को आप याद कर सकते हैं। पटौदी में बस स्टैंड के सामने आप लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग रहेगी कि अब आपको किस तरीके से किस करियर में जाना चाहिए। कोई साइंस के स्टूडेंट है, आर्ट्स के हैं, किस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ हमारे काउंसलर से आप हमारे वहाँ पर इंस्टीट्यूट में आके सब चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एक करियर पाथ समझ सकते हैं। बिकॉज हमारे पास में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। हर गाँव में उतना हायर एजुकेशन, एक सही तरीका क्या है, आगे क्या कोर्स करना चाहिए, किस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब किस में है, पैसा किस में है, प्रोफेशन में क्या अच्छा है क्या नहीं है, किसके हिसाब से क्या चीज़ अच्छी है, ये सारी फ्री की काउंसलिंग आपको हमारे वहाँ पर इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी। जिन बच्चों ने यहाँ पर क्लासेस लिए उन बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको दे रहे हैं। तो जब भी आपको लगता है काउंसलिंग में, एग्ज़ाम्स के बाद, जब भी आपको कि क्या करें हम 12th के बाद में, किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप पटौदी में गवर्नमेंट सरकारी जो अपना बस स्टैंड है उसके बिल्कुल सामने, बस स्टैंड के सामने आप पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, आप खुद आ सकते हैं और हमारे काउंसलर्स आपको एक अच्छी बेहतर गाइड दे पाएंगे कि आपका कैसे और अच्छा करियर आप बना सकते हैं। क्लियर? और जो सर्टिफिकेट आपको मिले हैं उसके सर्टिफिकेट के ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी है। आपको कोई भी क्वेरी कभी भी करनी हो, कोई नहीं भी आ रहा है तो फ़ोन पे भी आपको अगर हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी ऐसी, तो आप उस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है जहाँ पर इस तरीके की जो अभी आपको बेसिक जो चीज़ें बताई है, ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस आप सर्च करोगे YouTube पे तो हमारे चैनल पे आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ऐसे देते हैं कि आपको आपकी नॉलेज बढ़ती रही इस लाइन के अंदर। क्लियर है? तो आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। अभी हम लोग
एक बार हम फैकल्टीज़ के सर्टिफिकेट के बाद हम आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है।